दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में जो हमने पीडियाट्रिक्स का जो पिछले लास्ट 2 वीडियोस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, उसी को आगे डिस्कस करेंगे। और बता दूं आपको, यदि आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल पर हम नर्सिंग वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट डालते रहते हैं। उसके साथ साथ जो भी नर्सिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, हाई यील्डिंग पॉइंट्स होते हैं, वो सब हम इस पर डालते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आप तुरंत उस क्वेश्चन देखते ही आंसर कर पाएँ। और जिन लाइन से जो भी यहाँ पे लाइन सेलेक्ट की गई है, जो भी ये सब लाइंस हैं, वो क्वेश्चन पूछा गया है, न केवल यहाँ पर बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होती है नर्सिंग से रिलेटेड, और जो ऑब्वियसली पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती है, नीट पीजी जिसको बोल सकते हैं आप, उन सभी का जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि बता दूँ आपको हाई स्टैंडर्ड का तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप आज के मॉडर्न जो कंपटीशन है उसमें आप फाइट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। इसमें देखिए आप जो मैंने पिछला छोड़ा था उसी से चालू करते हैं। चेस्ट एक्सरे एंड लेटरल नेक एक्सरे में आल्सो भी यूज टू डिटेक्ट फॉरेन बॉडीज बट फाइंडिंग वेरी। मतलब यदि चेस्ट एक्सरे और लेटरल नेक एक्सरे करते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंफर्म करें, क्योंकि कुछ ग्रोथ अंदर हो, ऐसा कुछ हो तो भी वो ऐसा दिख सकता है। इसलिए ये किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि वो कंफर्म है, कंफर्मेटरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रोंकोस्कोपी सबसे कंफर्मेटरी होगा। सम एक्सरे फिल्म्स में अपीयर नॉर्मल और सो चेंजेस सच एज इन्फ्लामेशन रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी। कुछ एक्सरे होते हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं या थोड़े बहुत चेंजेस उनमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि इसने बताया है कि फॉरेन बॉडी के प्रेजेंस से इन्फ्लामेशन हो जाए उस एरिया में, तो वो उस पर दिख सकता है। फ्लोरोस्कोपी इज़ वैल्यूएबल इन डिटेक्टिंग एंड लोकलाइजिंग फॉरेन बॉडीज इन ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में यदि क्या है फॉरेन बॉडी है तो आपको कौन सा करवाना पड़ेगा, फ्लोरोस्कोपी, एक डायग्नोसिस करवाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगले हम चलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस पे। मेकोनियम इलियस इज कॉमनली प्रेजेंटिंग साइन ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा गया था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का में क्या देखा जाता है, तो आपको आंसर वहाँ पे मेकोनियम इलियस देखना है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, सारा बताएंगे इसमें क्या होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। थिक म्यूसिलेजिनस मेकोनियम ब्लॉक्स द ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेकोनियम होता है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है, और म्यूसिलेजिनस होता है, जिससे क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन को है वो ब्लॉक कर देता है, और इससे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ऑब्वियसली, और वॉमिटिंग होगी। इस सिस्टिक फाइब्रोसिस में इसके कारण से देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्लोराइड कंसनट्रेशन ग्रेटर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इज डायग्नोस्टिक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। मतलब क्लोराइड कंसनट्रेशन यदि 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अगला देखिए, आप लिखा हुआ है यहाँ पे नॉर्मल स्वेट क्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए, लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो इतना तो होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेकिन एवरेज कितना होता है, 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये ध्यान रखिएगा आप कि 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका यदि ये रहता है वो एवरेज है, और नॉर्मल कितना होता है वो होता है लेस देन 40। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों चीज़ें पूछी गई है इसलिए मैंने इन पे जोड़ दिया है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सीक्रेशंस थिक हो जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में, इस वजह से मेकोनियम इलियस देखने को मिलता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि क्लोराइड कंसनट्रेशन आ रहा है वो 40 टू 60 के बीच में आ रहा है, तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस का सजेशन देता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में हो सकता है। फैट रेस्ट्रिक्शन इजेंट रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस बिकॉज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज़ नॉट इम्पेयर्ड। मीन्स कहीं बोलते हैं आपको कि फ़ैट नहीं देना है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, उसमें आप फैट दीजिए, उसको दूध पिलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फैट एब्जॉर्प्शन में दिक्कत नहीं करेगा। लो सोडियम फूड्स कैन लीड टू हाइपोनेट्रेमिया फॉर अ चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस, देयरफॉर हाई सोडियम फूड्स आर रिकमेंडेड। कैसा फूड देंगे आप उसको, हाई सोडियम फूड्स आर रिकमेंडेड स्पेशली ड्यूरिंग हॉट वेदर और व्हेन द चाइल्ड हैज़ फीवर। ठीक है, मतलब जब बच्चे को फीवर होगा या फिर गर्मी है तो उस टाइम आपका क्या क्या देना है, स्पेशली हाई सोडियम फूड देना है, और नॉर्मली भी हम उसको हाई सोडियम फूड देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, फॉर ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर एडमिनिस्टर्ड ईच फीडिंग। पैनक्रियाटिक एंजाइम हम हर फीडिंग पे देंगे। ठीक है, चाहे वो मील के साथ दो स्नैक्स जो भी कुछ ले रहा है उसके साथ देते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स है वो कंज्यूम जो किया कर रहा है वो एब्जॉर्ब हो सके, इसलिए हम पैनक्रियाटिक एंजाइम देते हैं। टू प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस
द चाइल्ड शुड ईट हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट एंड कंज्यूम हायर देन यूजुअल अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स एंड सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस का बच्चा है उसको आप कैसी डाइट देंगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, ठीक है, और उसमें फ्लूइड और सोडियम ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो ये ध्यान रखना आपको, तीन चीज़ें, फ्लूइड सोडियम ज़्यादा होना चाहिए और प्रोटीन डाइट होनी चाहिए और कैलोरी डाइट होनी चाहिए, जो सब में हाई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस शुड बी गिवन वाटर सोल्यूबल फॉर्म्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, मीन्स फैट सोल्यूबल विटामिन से उसको हम देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ADE के, और वो किस में देना चाहिए, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में देना चाहिए उसको। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते आप उसको। चेस्ट फिजियोथेरेपी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे में हम देते हैं कितनी बार, 2 to 4 टाइम्स पर डे। ठीक है, एक दिन में 2 से 4 बार आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस चेस्ट फिजियोथेरेपी देने पड़ेगी जो बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस है, क्योंकि उसका सीक्रेशंस थिक हो जाते हैं, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह। ऑब्वियसली आप उसको वाइब्रेट करेंगे, कपिंग करेंगे तो उससे वो थोड़ा मूव करेंगे। ठीक है, मूव करेंगे, और वो जैसे हम उनका, हमारा क्या होता है चेस्ट फिजियोथेरेपी में, हम जो वाइब्रेशंस यूज़ करते हैं तो सीक्रेशंस उस जगह को छोड़ के और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ऐसा पोजीशन पोस्चरल ड्रेनेज जिसको बोल सकते हैं आप, उस तरीके से लिटा करके और उस पर आप जब कपिंग करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो फैसिलिटेट होगा वहाँ से जो क्या बोलते हैं सीक्रेशंस लूज हो करके, और वो कहाँ तक वहाँ तक आ जाएगा, ट्रेकिया में। और ट्रेकिया में ऑब्वियसली आपको पता ही है एक्सपेक्टोरेशंस का काम करते हैं, वहाँ पे सीलिया होते हैं जो उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है, चेस्ट फिजियोथेरेपी इसलिए करवाते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसा है डिजीज़, ये भी पूछा जाता है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ है। हाँ, अब देखिए अगला देखिए, देन व्हेन बोथ पेरेंट्स कैरी द जीन फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस विद ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ 25% चांसेज ऑफ चाइल्ड हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस। 25% चांसेज ऑफ, मतलब ये ध्यान रखिए, जब दोनों, ये भी कैरियर है ये भी कैरियर है, तो हम 4 बनाते हैं। ठीक है, अब 4 में से क्या होगा, डिजीज़ किसको होगा, एक को डिजीज़ होगा, 2 कैरियर होंगे और 1 नॉर्मल होगा। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। मीन्स 50% कैरियर हो गए, 50 और 25% डिजीज़ हो जाएगा जिसको, और 25% नॉर्मल होगा। तो ये आपको इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों कैरियर है तब की बात है, यही पूछा जाता है। इन रेसेसिव डिसऑर्डर such as cystic fibrosis both parents must pass the defective gene or set of genes to the child। मीन्स यदि एक में, जैसे सपोज माँ में है केवल और क्या जो फादर है वो नॉर्मल है, तो बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होगा। ये बोल रहा है कि दोनों में होना ज़रूरी है डिफेक्टिव जीन, तभी बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस अपीयर होगा। बहुत अच्छी बात कही है ये, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद बोल रहा है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कैरिड ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो किस क्रोमोसोम पर जाएगा, एक्स क्रोमोसोम पर ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्स क्रोमोसोम ही रेस्पॉन्सिबल है इनके कैरियर के मतलब ले जाने में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। डोमिनेंट डिसऑर्डर्स आर करेक्टराइज्ड बाय ओनली वन डिफेक्टिव जीन और सेट ऑफ जीन्स पास्ड बाई वन पेरेंट। मतलब यदि ये सपोज कीजिए ऑटोसोमल रेसेसिव बोल रहे हैं हम, यदि ऑटोसोमल डोमिनेंट होता ना, तो डोमिनेंट का मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक में भी यदि डिफेक्टिव जीन होता तो बच्चे में वो अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा रहते। ठीक है, उसमें बल्कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ये तो मैंने बता दिया आपको। देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, उसमें कैसा कैरियोटाइप मिलेगा आपको, XXY ये कैरियोटाइप मिलता है। पूछा जाता है, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन रिलेटेड टू द थिकन्ड म्यूकस secretions can lead to the progressive pulmonary disturbances। सेकेंडरी इन्फेक्शन कैन लीड टू द डेथ। मतलब यदि सीक्रेशंस हो गए वहाँ पे, आपको पता है जैसे खांसी होता है अपने, तो वहाँ पे सीक्रेशंस जमा हो जाते हैं तो पल्मोनरी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, धीरे धीरे लंग्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं यदि आप उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं दे रहे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो। और फिर उसके क्या होता है कि ऑब्वियसली जब बोलते हैं कि एक जगह कोई चीज़ रुकी हुई वो ख़राब होती है, जैसे पानी एक जगह रुक गया तो वही गंदगी उसमें पैदा हो जाती है, तो वही बात वहाँ पर है कि वो वहाँ मूव नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली जो इन्फेक्शंस हो जाएंगे, इन्फेक्शन से बच्चे की डेथ हो सकती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इन चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस GERD कैन बी मैनेज्ड विद द प्रॉपर रिफ्लक्स मेडिकेशन। रिफ्लक्स मेडिकेशन देंगे हम तो GERD मैनेज कर सकते हैं। चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज़ मेलाइटस।
जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनमें क्या डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, और इससे जो पेनक्रियाटिक टिश्यूज़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, आपका इंसुलिन वगैरह बनेगा नहीं, और डायबिटीज़ मेलाइटस उसमें देखने को मिल सकता है। चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस कैन एक्सपेक्ट टू हैव नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप बट fertility becomes difficult because secretions obstruct the cervix and block sperm entry। मतलब जो थिक सिक्रेशंस है वही सब जगह दिक्कत कर रहे हैं, चाहे आपका पेनक्रियाज हो, चाहे आपका लंग्स हो, चाहे आपका सर्विक्स हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये सिक्रेशंस इकट्ठे हो जाएंगे तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, इसलिए वो फर्टिलिटी नहीं रह पाएगी उसकी, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ये हमने देख लिया है पिछली बार, ये भी देख लिया है, इसके बाद ये भी देख लिया है। तो फ्रेंड्स यही था, और यहाँ पर मैं अपना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेशन है वो ख़त्म करता हूँ। कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गई थी, कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़िएगा इनको। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो चैनल ज़रूर पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया है, या जो भी आपका फीडबैक है वो प्लीज़ हमारे इस पे चैनल पे कमेंट कीजिए। पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और हमारा मोटिव हमें अचीव हो पाए। थैंक यू।